नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। दोस्तों आज फिर से हम हाजिर हैं रेलवे ग्रुप डी का प्रीवियस ईयर का साइंस का क्वेश्चन, जो कि आगामी एग्जाम में भी बहुत ज़्यादा रिलेवेंट होने वाले हैं। और लगभग 40 से 50% क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट रेलवे में या फिर किसी अदर एग्जाम में साइंस के रिपीटेड हो रहे हैं। तो चलिए उसका फटाफट रिविजन करते हैं। तो देखिए फ्रेंड, फर्स्ट है कार्बन परमाणु के बारे में C12 से क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है। तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा, 6 न्यूट्रॉन हो जाएगा जबकि 6 प्रोटॉन हो जाएगा। देखिए एक्चुअली ये कार्बन है तो यहाँ पर जो होता है परमाणु क्रमांक होता है, सॉरी परमाणु द्रव्यमान होता है यहाँ पर, यानी कि भार होता है। ऊपर में जो होता है भार होता है जिसको A से हम डिनोट करते हैं, और नीचे में होता है इसका परमाणु क्रमांक होता है, यानी कि प्रोटॉन का संख्या होता है ये वाला, जिसको हम Z से डिनोट करते हैं। इसको हम Z से डिनोट करते हैं। तो यही जो होता है ना परमाणु द्रव्यमान जो होता है, जो ऊपर लिखा जाता है, यानी कि यहाँ पर 12 हो जाएगा, 12 हो जाएगा परमाणु द्रव्यमान और 6 हो जाएगा परमाणु क्रमांक। तो इसमें जो 12 जो बनता है परमाणु क्रमांक वो कैसे बनता है, यानी कि A इज इक्वल टू क्या हो जाता है, प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। तो यही यदि 6 नीचे लिखा हुआ यानी कि प्रोटॉन है तो इसलिए 6 न्यूट्रॉन भी हो जाएगा। तो यही इसका हो जाएगा 6 न्यूट्रॉन 6 प्रोटॉन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। कहता है तीसरे आवर्त में मौजूद तत्वों की कौन सी कक्षाएं हैं। तो देखिए ये हो जाएगा K हो जाएगा, L हो जाएगा और M हो जाएगा। यानी इसका कहने का मतलब है कि जो तीसरे कक्षा के जो भी एलिमेंट है यानी कि तत्व है वो किसके अंतर्गत आवेगा, तो KLM, यानी कि यही 3 सेल के अंदर उसका परमाणु क्रमांक आ जाएगा। तो यही चीज़ होता है, और जो कि ये बहुत ज़्यादा रिपीटेड होता है। साथ ही ये भी पूछता है कि K सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, L में कितने होते हैं, M में कितने होते हैं। तो चलिए थोड़ा सा इसके बारे में भी हम जानकारी ले लेते हैं। ये देखिए एक छोटा सा मैप का नमूना हम तैयार किए हैं। ठीक है, तो इसमें देखते हैं जो तीसरे आवर्त में बोल रहा है, यानी कि ये वाला तीसरा आवर्त हो गया, ये वाला तीसरा आवर्त। तो जैसे देख रहे हैं तीसरे आवर्त में सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, ये दोनों हो गए हैं। फिर तीसरे आवर्त में एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, कैल्शियम, आर्गन, ये सब जो भी है मतलब ये वाले सारे हो गए। तो यहाँ क्वेश्चन में कहने का मतलब यही है कि तीसरे आवर्त में, तो तीसरे आवर्त में देखिए ये भी आ जाएगा। तो इसके अंतर्गत जो भी आएगा सो KLM सेल के अंदर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो आ जाएगा। ठीक है, वो कैसे होता है तो थोड़ा सा हम लोग ये जान देते हैं कि K में कितने होते हैं इलेक्ट्रॉन, L में कितने होते हैं, M में कितने होते हैं। साथ ही इसके अलावा N भी होता है, लेकिन अभी हम तीन गो बेसिकली तीन गो से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है तो हम जान लेते हैं। थोड़ा सा याद रखिए इसके बारे में। K में कितने होते हैं, 30 में होते हैं, 2 होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे देखिए एक सेकेंड आपको थोड़ा बेसिक से बता दूं। जैसे देखिए यहाँ पर हो गया, इस तरह से हम सेल होता है, किसी भी चीज़ का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो इस तरह से होता है। तो देखिए यहाँ से देखिए मान चलिए K सेल हो गया, ये वाला K हो गया, फिर L हो गया, फिर M हो गया, फिर और आगे जाएंगे तो N भी हो जाता है, इससे भी आगे होते जाता है। तो हम बेसिकली तीन को जानते हैं, KLM के बारे में जानते हैं क्योंकि इसके बारे में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है। तो पूछता है K में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं K सेल में, तो इसमें आएगा 2 इलेक्ट्रॉन आएगा, यानी कि K में आएगा 2 आएगा। L में कितना आएगा तो 8 आ जाता है। M में कितना आता है तो 18 आता है। इसके अलावा यदि आगे देखें तो N में कितना आता है तो ये आता है 32 आता है। लेकिन मेनली हमको KLM एटलीस्ट 3 गो का याद रखना है, जो कि डायरेक्ट इससे क्वेश्चन आता है, और ये बोर बारी जो फार्मूला होता है उसी के अंतर्गत आता है। अगर आपको इसके बारे में डिटेल में समझना है बेसिक से तो आप हमें कमेंट करके बताएं, इसके लिए मैं अलग से वीडियो बना के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा। ठीक है फ्रेंड, तो नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट कहता है जिस परमाणु की बाह्य कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूर्ण होती है उसकी संयोजकता क्या होती है, शून्य होती है। यानी कि जिसका अष्टक जो होता है ना, जैसे देखिए बाहरी कक्षा में, यानी जिसका अष्टक जो पूरा होता है, यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन पूर्ण रूप से हो जाते हैं, अष्टक पूरा होगा तो यानी कि उसका क्या हो जाएगा, उसकी संयोजकता शून्य हो जाएगा। यानी कि संयोजकता होता क्या है, या तो किसी भी अभिक्रिया के लिए चाहे आप जितना इलेक्ट्रॉन लेते हैं या जितने इलेक्ट्रॉन आप त्याग करते हैं तो वही उसका वैलेंसी हो जाता है, यानी कि संयोजकता हो जाता है। तो जब इसका अष्टक पूरा है तो ये इसको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा, जैसे अक्रिय गैसें हो जाते हैं।
ग्रुप 17 का अकीरिय गैस हो गया, रेडॉन हो गया, क्रिप्टॉन हो गया, जेनॉन हो गया, ये सब जितने भी जो भी गैस होते हैं इनके ये क्या होता है, नॉन रिएक्टिव होता है, अक्रियशील होते हैं, क्योंकि इसका अष्टक जो होता है ना वो पूर्ण होता है। अपूर्ण होता है तो कहीं पे किसी से ना लेगा ना किसी से देगा, तो यही कारण इसका जो वैलेंसी होता है वो शून्य होता है। नेक्स्ट देखते हैं, कालाजार के लिए उत्तरदायी जीवों की उत्पत्ति का कारण क्या है? तो ये होता है अधोमुखी युग्मक विखंडन। ये क्या होता है? अधोमुखी युग्मक विखंडन होता है। कालाजार के लिए उत्तरदायी जीवों की उत्पत्ति का कारण क्या होता है? अधोमुखी युग्मक विखंडन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, स्थितिज ऊर्जा किसके बराबर होती है? तो ये mgh होती है। स्थितिज ऊर्जा यानी कि किसी वस्तु में स्टोर ऊर्जा क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, तो यही होगा mgh हो जाएगा। m हो गया मास, g हो गया ग्रेविटेशनल, h हो गया हाइट यानी कितना ऊंचाई पर है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, यदि 10 न्यूटन 5 न्यूटन के दो बल एक वस्तु पर एक ही दिशा में लगता है, तो देखिए ये कितना इजी क्वेश्चन है, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। इसमें बस आपको समझना है कि अगर कोई वस्तु है, इस पे आप इधर से भी बल लगा रहे हैं, 5 लगा रहे हैं, फिर एक और बल इधर से ही लगा रहे हैं, 10 लगा रहे हैं, तो टोटल बल इस पे कितना लगेगा? 15 लगेगा, 15 न्यूटन, तो वही हो जाएगा 10 और 5 15। नेक्स्ट देखते हैं, कहता है किस तत्व में उच्च आयनीकरण ऊर्जा होता है? तो ये होता है हीलियम में होता है। उच्च आयनीकरण ऊर्जा क्या किस में होता है? तो ये होता है हीलियम में होता है। हीलियम में होता है उच्च आयनीकरण ऊर्जा, आयनीकृत ऊर्जा, आयनीकरण ऊर्जा। नेक्स्ट देखते हैं, ऊर्जा के उत्पादन के दौरान हमारी मांसपेशियों की कोशिकाओं में ऑक्सीजन की कमी होती है तो 6 कार्बन अणु कितना कार्बन अणु में परिवर्तित हो जाता है? देखिए जब हमारा शरीर में ऊर्जा उत्पादन के दौरान मांसपेशी जो होता है तो 6 कार्बन अणु जो होता है ना वो 3 में परिवर्तित हो जाता है, यानी कि 6 कार्बन अणु जो होता है वो 3 में परिवर्तित हो जाता है, 3 में परिवर्तित होता है। नेक्स्ट देखते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के विलयन से जब कार्बन डाइऑक्साइड गुजरती है तो बनने वाले अवक्षेप का रंग कैसा होता है? तो ये सफ़ेद होता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से जो विलयन होता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड जब गुजरती है तो उसमें जो अवक्षेप रंग होता है वो सफ़ेद हो जाता है, कि कार्बन डाइऑक्साइड इसमें यदि प्रवाहित करेंगे ना तो दूधिया हो जाता है, यानी वही सफ़ेद हो जाता है। तो यही है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के जो विलयन है ना, कार्बन डाइऑक्साइड गुजार रहे हैं, यानी कि उसको फूकेंगे भी, चूना का पानी अगर घर में जो पहले जो होता था दीवारों में पुताई, उसमें अगर मुंह से भी अगर फूका जाए डेट मीन कि कार्बन डाइऑक्साइड अगर डाला जाए तो इसका रंग क्या होता है? दूधिया हो जाता है, जो कि अभी तक ऑब्जेक्टिव के रूप में ये पूछता है। तो ये चीज़ वही है, बस थोड़ा सा इसको घुमा के पूछा गया है। ठीक है ना, कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के विलयन में जब कार्बन डाइऑक्साइड डालते हैं तो उसका अवक्षेप का रंग कैसा होता है? एक्चुअली में ये इसको दूधिया भी लिख सकते हैं, सफ़ेद भी लिख सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, जैविक खेती के संवर्धन के लिए किस राज्य ने शून्य बजट प्राकृतिक कृषि योजना की शुरुआत की थी? तो ये आंध्र प्रदेश ने किया था, जो कि ये करंट का इशू था 2018 के समय, तो हमको इसको छोड़ देना। नेक्स्ट देखना है, तथा यदि कोई वस्तु 5 सेंटीमीटर वक्रता की त्रिज्या वाले उत्तल दर्पण से 10 सेंटीमीटर दूर रखी गई है तो इसका आवर्धन कितना होगा? तो देखिए 0.3 होगा। कैसे होगा देखिए, इसको बताना तो थोड़ा स्क्रीन पे लेंदी हो रहा है, लेकिन फिर भी हम बता देते हैं। देखिए हम दर्पण से जानते हैं ना, इसका देखिए बेसिक्स अगर आपको जानना है तो आप चैनल से जुड़े रहें। जल्द ही इसका टॉपिक वाइज न्यूमेरिकल का वीडियो अपलोड किया जा रहा है, जो कि आगामी हर तरह के एग्ज़ाम में भी आपको रिलेवेंट होने वाले हैं। चाहे क्वेश्चन किसी तरह से पूछे, आपको दिक्कत नहीं होने जा रहा न्यूमेरिकल से। फिलहाल हम अभी देखते हैं, थोड़ा सा हम आपको हिंट्स देते हैं। देखिए दर्पण सूत्र का फार्मूला होता है 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u होता है। देखिए हम यहाँ से जानते हैं कि चूँकि ये क्या है, अवतल दर्पण है, तो एफ का मान नेगेटिव होता है और यू हमेशा नेगेटिव होता है। ठीक है, तो यहाँ से हम चेंज करेंगे तो 1/v इक्वल टू क्या हो जाएगा? -1/f प्लस 1/u हो जाएगा। अगर आपका थोड़ा सा भी कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो आप ये इसमें इतना सॉल्व करके देखेंगे तो आपको इतना आएगा, इसका मान इतना आएगा। ये फार्मूला रह गया। ठीक है, अब v का मान हमको तो फाइंड करना, f कितना हो जाएगा? f यहाँ देखिए वक्रता त्रिज्या 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो हमको f हो जाएगा ठीक इसका आधा, यानी कि 5/2 हो जाएगा। ठीक है, और माइनस है ऊपर, और u का मान 10 दिया हुआ है। तो नेक्स्ट में हम देखते हैं, जैसे देखिए यहाँ पर 5/2 हो जाएगा तो 2/5 हो गया f का मान, उल्टा आ गया, प्लस 1/10 हो जाएगा जो कि u का मान है, और यहाँ है कितना? यहाँ है 1/v। यहाँ से हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा?
3/10, ये क्या आ जाएगा भी 1/v के मान, यानी कि v का मान यदि हम निकालें तो कितना हो जाएगा -10/3 हो जाएगा। v का मान -10/3 हो जाएगा। तो नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट कहता है कि आवर्धन। तो आवर्धन बराबर हम जानते हैं कि m इक्वल टू क्या होता है, m इक्वल टू होता है -v/u। तो देखिए माइनस पहले से है और माइनस में अभी v का मान आ रहा है। माइनस में v का मान कितना आ रहा है, -10/3 आ रहा है। ठीक है, तो पहले से माइनस हो तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं यहाँ पर v बराबर 10/3 और u बराबर पहले से था, u बराबर 10 दिया हुआ है। तो हम देखिए 10 से 10 काट देंगे तो बच गया कितना, 1/3। और इसी 1/3 को हम लिख सकते हैं 0.3, जो कि दिया हुआ है। ऐसे तो 0.33 होता है, लेकिन आप 0.3 भी लिख सकते हैं ऑप्शन के अकॉर्डिंग। तो यही है, कोशिश किए हैं कि आपको थोड़ा हिंट्स मिले इससे। अगर आप बेसिक से समझना चाहते हैं तो आप चैनल से जुड़े रहें। इसको हम शॉर्ट वीडियो के माध्यम से अगर कमेंट करके बताएं तो वैसे भी अपलोड किया जा रहा है, तो आप वहां से देख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, त्वरण की बीमा होती है। त्वरण की बीमा क्या होता है, एल m⁻0 एल के पावर 1 होता है, m0 होता है, t के पावर -2 होता है। तो देखिए ये कैसे हो रहा है, हम सीधे जानते हैं कि त्वरण बराबर क्या होता है, मीटर/सेकेंड स्क्वायर, इसका यूनिट होता है। तो देखिए मीटर हो गया, लेंथ में मापते हैं तो एल हो गया, तो L1 हो गया। फिर हम देखिए m, यहाँ मास तो कुछ है नहीं इसमें, तो मास हम 0 लिख देते हैं, चूँकि लिखाता है MLT के फॉर्म में तो m0 लिख देते हैं। और सेकेंड इनवर्स यानी कि t के पावर 2 लिख सकते हैं, नीचे हो गया तो ये ऊपर जाएगा तो t के पावर -2 बन रहा। ठीक है, तो इस तरह से हम याद रख सकते हैं। अगर फार्मूला आपको याद है तो ये पूरा चीज़ क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। कहता है दो सतहों के बीच अनियमित के परिणाम स्वरूप क्या होता है, तो घर्षण होता है। देखिए दो सतह जो होता है वो आपस में जब रबिंग करता है तो फ्रिक्शन कब होगा, घर्षण कब होगा, जब दोनों पूरा चिकना नहीं रहेगा, यानी कि दोनों के बीच अनियमित सरफेस रहेगा। यही कारण है कि देखिए हम लोग चिकना सतह पे चलते हैं तो सरफेस सेम हो जाता है, इसके कारण हम लोग घर्षण नहीं हो पाता, इसके कारण फिसलने का डर रहता है। तो घर्षण के लिए ज़रूरी है कि जो भी सतह है जो रिलेटिवली वो दोनों क्या हो, अनियमित सतह हो। ठीक है, नेक्स्ट देते हैं, प्रोटीन की जानकारी प्रदान करने वाले DNA के भाग को कहा जाता है, तो ये जीन कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, 1 किलोग्राम मिश्र धातु में 32% कॉपर, 40% जिंक और शेष निकेल है, तो मिश्र धातु में कॉपर की मात्रा प्रतिशत कितनी होगी, तो ये हो जाएगा 320 ग्राम हो जाएगा। अब देखिए इसमें क्या होता है, 1 किलो में क्या होता है, 1 किलो में 1000 ग्राम होता है, 1000 ग्राम होता है। तो इसी का यहाँ पर डायरेक्ट दिया हुआ है, 1000 ग्राम है तो 32% पूछा है कॉपर। तब इसमें क्या है, 1000 का 32% तो 320, इसमें कुछ है नहीं। देखिए कभी कभी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ही लो लेवल का दे देता है, उससे भी बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं, तो इस चीज़ को अभी याद रखें। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, इक्का एल्युमिनियम को आधुनिक आवाज सारणी में किस धातु के रूप में नामित किया गया था, तो देखिए ये होता है गैलियम। ठीक है, देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है एक एल्युमिनियम वाला, ये जो है मेंडलीव के आवर्त सारणी से है। आपको पता है कि मेंडलीव ने 1872 ईस्वी में 1872 ईस्वी में मेंडलीव ने आवर्त सारणी बनाया था। ठीक है, और मेंडलीव के आवर्त सारणी में क्या था, वो था परमाणु द्रव्यमान पे आधारित था। और यही कारण है कि मोसले ने जब आगे चल के बनाया तो वो क्या परमाणु क्रमांक के आधार पे बना। लेकिन मेंडलीव जो उससे पहले बनाए थे 1872 में, वो परमाणु द्रव्यमान के आधार पे बनाए। हालांकि वो सक्सेस पूरी तरह से नहीं हो सका, लेकिन बहुत कुछ हिंट्स दे दिए, जिससे कारण है कि अगला जनरेशन में अच्छा से सुधार हुआ और अच्छा बना, जो कि अभी तक चलन में है। तो मेंडलीव के आवर्त सारणी के बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं कि उसमें उस समय कितने थे, 63 एलिमेंट थे। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि उस समय मेंडलीव ने कितना बताया, तो 63 बताया था। उसमें कितना था, ग्रुप कितना था, ग्रुप यानी कि वर्ग कितने थे, तो वर्ग थे उस समय 8 थे। मेंडलीव के आवर्त सारणी में 8 गो वर्ग थे। और यदि बात करें पीरियड के यानी कि आवर्त की बात करें तो उस समय 7 थे, जो कि अभी भी 7 हैं। तो यही कारण है कि जब मेंडलीव ने जब बनाए ना, तो वहाँ पर 3 गो कॉन्सेप्ट दिए, जिसके कारण डायरेक्ट उससे क्वेश्चन मतलब पूछे जाते। तो पहला है जो इक्का एल्युमिनियम है, तो इक्का एल्युमिनियम का जो चेंजिंग हुआ था ना, वो क्या हुआ था
गैलेनियम में हुआ था, जो कि ये डायरेक्ट पूछ रहा है। इसके साथ साथ आप 2 को और याद रखें। क्या याद रखें? एक था इक्का सिलिकॉन, इक्का सिलिकॉन था, इक्का सिलिकॉन। तो आपको याद रखना है कि सिलिकॉन और जर्मेनियम हम लोग 2 को जानते हैं कि इसका जो सेमीकंडक्टर में यूज हो जाता है, तो हम इसको यूजुअली क्या करते हैं, हम इसको दोनों को इंटर रिलेट करके याद रखते हैं, सिलिकॉन और जर्मेनियम। यहीं से हम थोड़ा सा ट्रिकी करते हुए इसको हम याद रखते हैं कि इका सिलिकॉन था, वो क्या हुआ था, जर्मेनियम में चेंज हुआ था, जर्मेनियम में चेंज हुआ था, ये जर्मेनियम में चेंज हुआ था। ठीक है, तो इका सिलिकॉन जर्मेनियम में चेंज हुआ था। इसके अलावा एक और है जिसको हम याद रखते हैं, क्या था, एक का बोरॉन था, एक का बोरॉन, यानी एक का बोरॉन था, एक का बोरॉन था जो चीज चेंज हुआ था स्कैंडियम में, स्कैंडियम। तो आप चाहें तो वीडियो को रोक के एक बार रिवाइज कर लें या फिर दोबारा रिपीट करके सुन लें। जो भी हमने पॉइंट बता रहा हूँ ये हमेशा एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं, तो आप इसके एक्स्ट्रा फैक्ट को भी ध्यान देते चलें। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। कहता है रेगिस्तानी पौधों की बाह्य त्वचा पर मोम जैसी परत पाई जाती है, क्या किस चीज़ की होती है, तो वह होती है क्यूटिन की होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। दंत चिकित्सक अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं क्योंकि इससे निर्मित प्रतिबिंब क्या होता है, आभासी होता है और बड़ा होता है। तो देखिए ये होता है ना, दंत चिकित्सक जो होता है ना, वो क्या होता है कि बड़ा प्रतिबिंब दिखाने के कारण इसका दंत चिकित्सक नहीं यूज करता है। इसके अलावा भी आप चाहें तो अवतल दर्पण का यूज है, जो कि आप याद रख सकते हैं, जो कि डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है। जैसे इसका यूज होता है हजामती में, यूज होता है, हजामती में भी यूज होता है। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है फ्रेंड, चाहे आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं तो डायरेक्ट इससे ऑब्जेक्टिव के रूप में आता है। हजामती में यूज होता है। इसके अलावा क्या है, गाड़ियों के हेडलाइट में यूज किया जाता है, गाड़ियों को जो हेडलाइट होता है उसमें यूज किया जाता है अवतल दर्पण का। और एक क्वेश्चन और है कि गाड़ी में करके कंफ्यूज नहीं करना है, गाड़ी में जो साइड मिरर का यूज होता है वो होता है उत्तल दर्पण का यूज होता है, क्योंकि वहाँ पर छोटा प्रतिबिंब चाहिए था हमको, छोटा प्रतिबिंब में ज़्यादा एरिया को हमको दिखा सके, तो इसके लिए उत्तल दर्पण का यूज होता है साइड मिरर के रूप में। लेकिन अगर गाड़ी में अगर हेडलाइट की बात करें तो ये होता है अवतल दर्पण का यूज होता है। इसके अलावा दो डॉक्टर यूज करता है, वो तो आप देख ही रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। उस भारतीय सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है जो विश्व में चौथा सबसे तेज सुपर कंप्यूटर और मौसम और जलवायु संबंधी कार्यों के करने में सक्षम है, तो इसका नाम परत्यूस है। तो ये चीज़ याद रखें आप, परत्यूस है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। कौन सा तत्व मेंडली की आवर्तसारणी में एक निश्चित स्थान पर नहीं था, तो देखिए मेंडली का आवर्तसारणी में ये हाइड्रोजन का कोई फिक्स स्थान नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि ये कभी मेटल कभी नॉन मेटल की तरह मतलब व्यवहार कर रहा था, यही कारण है कि इसका स्थान जो था फिक्स नहीं था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। कौन सी कक्षीय तापमान पर द्रव अवस्था में होता है, कौन सी धातु, तो धातु में देखिए एक पारा है, जो कि डायरेक्ट ये सभी क्वेश्चन हमेशा रिपीटेड होते रहते हैं, तो आप इसको याद रखें, जो कि पारा ही एक ऐसा धातु है जो कि रूम टेम्परेचर पे क्या रहता है, द्रव अवस्था में रहता है। नेक्स्ट कहता है लैंगिक प्रजनन के दौरान जब दो अलग अलग कोशिकाएं संयोजित होती है तो क्या बनता है, युग्मक बनता है। याद रखें, जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कारण क्या होता है, युग्मन बनता है, फर्स्टली अलग अलग कोशिकाएं जब मिलता है तो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो आपको कैसा लगा तो कमेंट करके आप अपना राय ज़रूर दें। ठीक है, और हमारे चैनल से जुड़े रहें ताकि आपको इस तरह का अपडेट मिलता रहे। और आप चाहें तो वीडियो को 2 बार देख सकते हैं, 1-2 बार देख सकते हैं, आपको नीचे ही याद हो जाएगा। आप चाहें तो इसको रोक के भी रिवाइज कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।